इसी क्वेश्चन को हम लोग इक्वेशन मेथड से भी बनाए थे। नहीं तो इक्वेशन मेथड के लिए हम लोग कहे थे कि आपको पहले इक्वेशन सॉल्व बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं। हमारे पास यही ना फॉर्मूला है जी, आर बराबर के एनओ का पावर अल्फा ओ टू का पावर बीटा। तो पहला एक्सपेरिमेंट से हम इक्वेशन बनाएंगे, पहले एक्सपेरिमेंट से बनाते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट से आर बराबर के एनओ का पावर अल्फा, हम आर बराबर क्यों लिख रहे हैं, आर का तो वैल्यू दिया ही हुआ है। एक्सपेरिमेंट नंबर में आर का मान कितना है 0.096 इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनओ कितना है O2 का। ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। इक्वेशन 2 बनाइए। इक्वेशन 2 में रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू इक्वेशन 3 बनाइए। ये इक्वेशन बनाने में दिक्कत हो रहा है नहीं। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड या फर्स्ट और थर्ड किसी एक को डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कीजिएगा तो 96/384 बताइए एक बार 4 आएगा। ये सॉल्व किए, के से के कट गया, 30/60 आ गया, कट के 1/2 का पावर क्या आएगा अल्फा। ये 30/30 1 का पावर क्या आएगा बीटा। ये बताइए 1/4 बराबर 1/2 का पावर अल्फा और 1 का पावर बीटा कितना आएगा, आएगा ना 1 का पावर 2 3 4 5 कुछ भी रखे तो वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा। चलिए 1/4 को 1/2 लिखे तो कोई दिक्कत है, स्क्वायर 1/4 को 1/2 स्क्वायर कर दे कोई दिक्कत है, बराबर 1/2 का पावर अल्फा कर दें। अब बताओ दोनों का बेस सेम है 1/2 1/2, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 2। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 2। किसी को दिक्कत है नहीं। अब अल्फा का वैल्यू निकल गया, तो जैसे इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड किए थे वैसे ही इक्वेशन 1 और 3 को डिवाइड करेंगे तो बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा, निकाल के देख लो। चलो 1/3 करो, तो 1 को 3 डिवाइड करेंगे 96/192, 1/2 आएगा, 1/2 बराबर के और के कट गया 30 30 1 का पावर अल्फा। चलो और ये 30/60 1/2 का पावर बीटा। अल्फा का मान तुम निकाल चुके हो 2, तो यहां से रखेंगे 1/2 बराबर 1 का पावर 2 और 1/2 का पावर बीटा। तो यहां से आ जाएगा 1/2 बराबर, ये तो 1 हो गया खत्म हो जाएगा, बराबर 1/2 का पावर बीटा। तो इसका बराबर बीटा का वैल्यू क्या आ गया देख लो, आया है। कुछ समझ में आया, दिक्कत है तो इस टाइप क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, बनेगा तो बनाइएगा। बनाइए बनेगा तो। यहां पर ये लिखिएगा, ये एनो नहीं है।
अल्फा 1। अब बीटा बोलो, बीटा 2। चलो तुम्हारा आंसर लिख देते हैं। अल्फा का वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू 2। चलिए सबका यही आ रहा है कि अलग आ रहा है, देखिए तो। बोलो, अल्फा इज टू 1 और बीटा इज टू बीटा 2। अभी मात्र 2 आदमी बताया, यही आ रहा है। चलिए 4 आदमी हो गए। अल्फा का मान 1, बीटा का मान 2। चलिए 4 2 6 आदमी, 6 जन हो गए। देखा जाए, हम लोग को ध्यान देना है यहां पर, थोड़ा ध्यान देंगे। हम लोग को देखना है अगर ए का मान निकालना है, बी कहाँ कहाँ कांस्टेंट है, तो बी 1 और 4 में कांस्टेंट है तो घेर दो 1 4। इसका भी 1 और 4 घेर दो। ये 1 से 4 हुआ है, 4 गुना बढ़ा है। ये 6 से 24 हुआ है, ये भी 4 गुना बढ़ा है। 4 और 4 को बराबर करने के लिए पावर 1 करेंगे तो अल्फा का वैल्यू तो पक्का 1 आएगा। नहीं, अब हमको बी को देखना था, तो देखना ए कहाँ कहाँ कांस्टेंट है, तो ए कांस्टेंट है यहां पर, तो इसका घेर दो। वैसा ही इसका घेर दो। तो ये 2 से 4 हुआ है, 2 गुना हुआ है, और ये 72 से 28 दिख रहा है, 7 से 28 4 गुना हुआ है। दोनों को बराबर करने के लिए पावर कितना करेंगे 2, तो बीटा का मान कितना आएगा? सही है, अल्फा का मान 1, बीटा का मान 2। नहीं तो बाई ट्रिक भी आप बना सकते थे और बाई मेथड भी आप बना सकते हैं, नहीं आपके ऊपर है। चलिए आगे बढ़े। चलिए बनाइए। अब इसमें सेम नहीं है, देखिएगा, देख रहे हैं इसमें 30 10 5 और एक में कांस्टेंट है, तो एक वो अल्फा चाहे बीटा का मान निकल जाएगा ट्रिक से।
अल्फा का वैल्यू 1, अल्फा का वैल्यू 2, बीटा 1 आ रहा है। अच्छा बोलिए तो बड़ी, चलिए अल्फा का मान 2, 3 और 4। बीटा 3 आ रहा है। देखा जाए ए को ध्यान से देखेंगे अगर, तो ए कहां कहां कांस्टेंट है, 1 और 2 में। तो 1 और 2 इसका घेरो, 1 और 2 इसका घेरो, घेर दिए, 1 और 2 यहां घेर दिए। अब तुम देखो कि ये 30 से कितना हुआ है, 10, यानी मान लो कि ये 1/3 हो गया है। 30 से 10 हुआ तो 1/3 हो गया है। और ये कितना हुआ है, इसमें कोई चेंजिंग आया है क्या, कोई चेंजिंग नहीं आया है। अब ये बताओ कि 1/3 का पावर कितना कर दे कि भी 1 हो जाए, 0। तो कंफर्म है कि इसका पावर अल्फा है, इसका पावर बीटा है, तो बीटा का वैल्यू क्या आएगा, 0। नहीं तो बीटा का वैल्यू 1 कैसे आ गया, किसी का बीटा का वैल्यू 3 कैसे आ गया। नहीं थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना है। नहीं ये 30 से 10 हुआ तो 1/3 हो गया। आइए अगर देखा जाए तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, नहीं तो कोई चेंज मतलब 1। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए पावर देना होता है। तो इन दोनों को बराबर देने के लिए हम क्या इस पे पावर दे कि भी 1 हो जाए। तो किसी भी चीज को अगर 1 करना है तो पावर 0 दे दीजिए भाई। नहीं तो बीटा का वैल्यू क्या आएगा, 0। बीटा का वैल्यू क्या आएगा, 0। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो बीटा का वैल्यू निकला, अब अल्फा का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अल्फा का वैल्यू बहुत किस्म किस्म का आ गया है, 2, 3, 4, बताइए, एक से एक महानुभाव लोग हैं। सॉल्व करें, चलिए ध्यान दिया जाए। पहला इक्वेशन बनाओ, आर का वैल्यू, यहां से पहले इसको हटाएं, चलो पहला इक्वेशन बनाते हैं। आर का वैल्यू कितना है, 5.07 गुना 10 का पावर -5 बराबर के, ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0.20 का पावर अल्फा। अब ये लिखें, ये वाला ये लिखना जरूरी है नहीं, क्योंकि पावर 0 का वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। नहीं तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, बोलो दिक्कत है। तो ये बन गया कौन सा, इक्वेशन नंबर 1, ध्यान रखना है। अब 5.07 गुना 10 का पावर -5 इक्वल्स टू के 0.20 का पावर अल्फा। कोई और ले लो, इक्वेशन 2 ले लो या इक्वेशन 3, कोई भी ले सकते हैं, तीनों बनाओ। के 0.20, इक्वेशन 3 लिखो, बोलो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब इसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, सेम है, तो इनको तो डिवाइड करो, सारा वैल्यू ही कट जाएगा। तो उनको डिवाइड करना क्या है, गलत है। तो डिवाइड किसको करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को।
नहीं तो फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर सकते हैं। 1 फर्स्ट डिवाइडेड बाई थर्ड। चलो फर्स्ट में हमारे पास है लिख दिए बराबर के से के कट गया 20/40 यानी 1/2 का पावर क्या आ जाएगा अल्फा। इतना में दिक्कत है। चलो अब 5.07 और 1.43 को थोड़ा डिवाइड कर दें। थ्री 3.545 गुना इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 का पावर -4 है, +4 हो जाए, 10 का पावर कितना आएगा -1 आएगा ना। इतना में दिक्कत है। चलो बराबर में 1/2 का पावर अल्फा, ये हम लोग को आ गया। अब जब भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आता है तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए लॉग का हेल्प लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है लॉग का। तो यहां पर अब हम लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब सोचिए इसमें कितना तेज तेज विद्यार्थी है। नहीं जो बीटा का मान पहले 1 निकाल दिया था, अल्फा का मान 2 3 4 निकाल दिया था। नहीं जबकि ये क्वेश्चन जो है अच्छा खासा लंबा चौड़ा बनता है। सोचिए अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेंगे। तो लॉग लेंगे तो देखिए यहां पर लॉग 3.545 गुना 10 का पावर -1, इधर भी लॉग ले लिए बराबर, इधर भी लॉग लेंगे लॉग 1/2 का पावर क्या अल्फा। बोलो दिक्कत है। अब ये बताओ लॉग ए गुना बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो इसको लिखेंगे लॉग 3.545 गुना का मतलब होता है लॉग 10 का पावर -1 बराबर ये जो अल्फा पावर में दिख रहा है ये अल्फा कहां आ जाएगा आगे अल्फा लॉग 1/2। बोलो इतना में दिक्कत। आगे बढ़े चलिए। तो हम लोग यहां पे आ चुके हैं लॉग उधर उतार रहे हैं 3.545 प्लस लॉग 10 का पावर -1 बराबर अल्फा लॉग 1/2। यही आया है उधर वाला। अब इसी को तो सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे। अब लॉग टेबल देखने आना चाहिए। नहीं तो आपके एनसीईआरटी बुक में लॉग टेबल पीछे दिया हुआ है। नहीं तो लॉग टेबल में आपको कहां देखना है 35 के 4 में है एनसीईआरटी। देखिए उसमें लॉग 35 के 4 में। अब देखना ही नहीं आता होगा तो नहीं देख पाएंगे। देखने आता है कि नहीं। लॉग टेबल अवेलेबल रहता है। आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा ना तो जहां लॉग का यूज पड़ता है वहां लॉग टेबल अवेलेबल रहता है। बुझाइए नहीं होगा सबको। पहली बार लॉग टेबल देख रहा होगा सब बहुत गधा यहां पर। दो इधर हमको लॉग टेबल देखने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। सिंपल आपको यहां देखिएगा तो यहां एन लिखा रहता है। एन लिखा हुआ है। यहां पर 0 से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा। 10 11 12 करते हुए नीचे आएगा देखिएगा। नहीं तो 10 11 12 करते हुए 35 तक पहुंच जाना है। नहीं और 35 के 4 में देखना है तो देखिए इधर साइड इधर नंबर लिखा होगा 0 1 2 3 4। तो 35 पकड़ लीजिए आप 35 के 4 में से चले जाइए अपने आप मिल जाएगा। बस में आ रहा है तो हम देख रहे हैं उसी को। अब यहां पर देखा जाए तो लॉग 35 के 4 में तो देखिए यहां पर 35 लिखा हुआ है दिख रहा है।
ऐसे आएगा ना 10 11 12, ऐसे समझ में आ रहा है कि 35 ऐसे लिखा रहेगा, करते करते कहा 35, और 35 के 4 में तो यहां पर कहीं 0 इसके ऊपर लिखा रहता है, 0 1 2 3 4 ऐसे लिखा था, इसके सामने लिखेंगे 4 के सामने, ऐसे अब देखना होगा, नहीं तो उसी को हम लिख रहे हैं। चलो तो 35 के 4 में 0 1 2 3 4 5490 है, देखो तो ध्यान से 5490, फिर 5 का मीन डिफरेंस देखना होता है, 6, लॉग का वैल्यू जो भी देखते हैं उसमें डेसिमल सबसे आगे, प्लस उतार देंगे, ये पावर सबसे आगे आएगा, -1, log 10 ध्यान रखना है, प्लस माइनस माइनस, log 10 का मान 1, log 10 का मान कितना होता है 1। तो हमको ध्यान रखना होगा कि इस तरह से हमको ये सॉल्व करना होगा, नहीं अब 1 में से घटा लीजिए इसको, चलिए ये बराबर किसके है, अल्फा, log 1/2, तो log a/b क्या लिखते हैं जी, log 1 माइनस log 2, log 1 का मान 0, log 2 का मान 20 के 0 में, अल्फा का मान (4504) में 30 10 से डिवाइड करेंगे, (1.496) यही आएगा, यानी अल्फा का वैल्यू, ये घिचपिच नहीं हुआ, इस चैप्टर का एक भी न्यूमेरिकल बिना लॉग का नहीं बनेगा, इसमें जितना भी न्यूमेरिकल मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स में सबके लॉग टेबल के यूज के बिना एक भी न्यूमेरिकल इसका नहीं बनेगा, ध्यान रखिए, क्योंकि इसका रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला ही है K = 2.303/T log a/a-x, जितना फॉर्मूला इसका पढ़िएगा सब में लॉग है, इस चैप्टर के सारे फॉर्मूला में लॉग आएंगे ही आएंगे, तो आपको लॉग टेबल देखने आना ही चाहिए, बिना लॉग टेबल के ये न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा। अरे गधा, सब एग्जाम में लॉग टेबल मिलता है, एग्जाम में लॉग टेबल अवेलेबल रहता है, आपको लॉग टेबल देखने आना चाहिए, नहीं तो अगले क्लास में हम आपको लॉग टेबल कैसे निकालते हैं, लॉग टेबल कैसे सॉल्व करते हैं बता देंगे, बस में आ रहा है ना। अगले क्लास में हम लोग लॉग टेबल कैसे निकालते हैं ये सीख जाएंगे, लेकिन अगले क्लास में जितने भी लोग होंगे सभी लोग एनसीईआरटी बुक जरूर लेके आएंगे, ध्यान रखना है, नहीं एनसीईआरटी बुक में पीछे लॉग टेबल दिया हुआ है, तो याद से एनसीईआरटी बुक जरूर लेके आएंगे। तो हम कल आपको लॉग टेबल देखना बता देंगे, लॉग टेबल का प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा देंगे, नहीं तो उससे क्या होगा। अरे गधा, सब शांत होते हैं कि नहीं, जो हम बता रहे हैं तो इधर ध्यान दो सब, नहीं तो शांत कराने का दूसरा तरीका हमको आता है, बोलो सब दूसरा तरीका अप्लाई करें, 1 मिनट में शांत हो जाएगा सब, ध्यान देना है। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि यहाँ पर लॉग टेबल हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, ताकि लॉग टेबल का प्रॉब्लम हम लोगों से बन सके, ध्यान रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा
बिना लॉग का एक भी क्वेश्चन नहीं है, सारा क्वेश्चन में ही लॉग टेबल यूज में आएगा, ध्यान रखना है। तो ये समझ में आया। अब ये इसलिए दिक्कत हुआ क्योंकि हमको लॉग टेबल देखने में दिक्कत है, लॉग के प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं किए इसलिए दिक्कत हो रहा है। लेकिन कल सीख जाएंगे तो एक भी दिक्कत नहीं होगा, हम लोग भी सॉल्व कर लेंगे, आप लोग भी सॉल्व कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो कल हम आपको सिखा देंगे। हाँ सर बोलिए, कहां पर सर? ये वाला जानते हैं सर, को फॉर्मूला लॉग में पढ़ाया जाता है। लॉग ए बटा बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। कहीं सुने होंगे तो कहीं नहीं याद होगा, सुने हैं? नहीं सुने, अब बताइए, हदे हैं। लॉग ए गुना बी का फॉर्मूला क्या है? लॉग ए प्लस लॉग बी। वैसे ही लॉग ए बटा बी का फॉर्मूला क्या है? लॉग ए माइनस लॉग बी। नहीं तो हम यहां पर log 1/2 जो था कहां गया? log 1/2 जो था, log 1/2 इसी को हम लिख दिए हैं log a by b, यानी log 1 log a माइनस log b, तो log 1 माइनस log 2। तो log 1 का मान क्या होता है? 0। तो हम log 1 का मान 0 रखे होंगे, देखिए कहीं नहीं। और log 2 का मान देखना है, तो log 2 का मतलब होता है, log टेबल जब भी देखते हैं साइंटिफिक फॉर्म में देखते हैं, तो कल बताएंगे। यहां पर इसका वैल्यू देखना होगा ऐसे 20 के 0 में, तो 20 के 0 में आप वैल्यू देख लीजिए, आपको वैल्यू 3010 दिया होगा। बात समझ में आ रहा है? तो log 2 का मतलब 20 के 0 में, log 3 का मतलब 30 के 0 में, log 40 का मतलब, log 4 का मतलब 40 के 0 में, ऐसे दिखाया जाता है। तो कैसे देखते हैं कल हम बता देंगे आपको, बढ़िया सीख जाइएगा। आगे बढ़े, चलिए। तो ये हम लोगों का देखा जाए तो ये खत्म हो गया है, अगले वॉल्यूम पे आते हैं। चलिए अगला टर्म आपको इसमें आ रहा है रेट कांस्टेंट। देखो तो रेट ऑफ रिएक्शन का हम लोग फॉर्मूला लिख रहे थे, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर क्या था? अल्फा, यही ना बोल रहे थे हम लोग, ठीक है। और अल्फा जो है ये स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, ये क्या है? ये रिएक्टेंट के वो अमाउंट है जो समय के साथ खर्च होता है, ध्यान रखना है। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर अल्फा, ध्यान रखना है। तो ये आर क्या है? रिएक्टेंट, और ये अल्फा हो गया। ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान रखना है। इसी को हटा के लिखा गया था आर बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर अल्फा। तो यही जो के है इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो यहां पर ध्यान दें, के का मतलब रेट कांस्टेंट है। अब यहां से अगर ध्यान दिया जाए तो थोड़ा बताओ, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इसको हम लोग 1 कर दें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करें? 1 कर दें। तो ये बताओ देन आर बराबर के, और आर का वैल्यू 1 हो गया, तो 1 का पावर अल्फा। तो ये बताओ आर बराबर क्या आ जाएगा? के आएगा। आर बराबर क्या आ जाएगा? के। अच्छा, यानी कि रेट कांस्टेंट क्या है? कोई पूछता है नहीं, तो रेट कांस्टेंट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। नहीं तो कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन है? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना रहे? 1, ध्यान रखना है। यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मान जब 1 रहे उस समय, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मान जब 1 रहे उस समय हम जो रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करते हैं उसी रेट ऑफ रिएक्शन को रेट कांस्टेंट कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे एक बर्तन में हमको 10 मोल पर लीटर कोई रिएक्टेंट दिया हुआ है, नहीं तो हमको क्या करना है, उसमें से अगर रेट कांस्टेंट का मान निकालना है उस रिएक्टेंट के लिए, तो क्या करेंगे? उसमें से कितना निकालेंगे? 1 मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकाल लेंगे। बस में आ रहा है? और वो 1 मोल पर लीटर जो हम लोग का रिएक्टेंट है वो समय के साथ कैसे खर्च हो रहा है, उसके उस 1 मोल पर लीटर जो रिएक्टेंट लिए हैं वो
कैसे खौट छोड़ा है समय के साथ, अगर ये निकाल लेंगे तो हमको क्या चीज का मान निकल जाएगा, रेट कांस्टेंट का मान निकल जाएगा। दिक्कत है नहीं? तो रेट कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। कब? जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 हो तब, ध्यान रखना है। तो रेट कांस्टेंट का डिफिनीशन क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट का डिफिनीशन क्या कहेंगे, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि when the concentration of reactant is 1 mole per liter, when the concentration of reactant is 1 mole per liter, then the rate of reaction is equals to rate constant। बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग वही बोल रहे हैं, रेट कांस्टेंट के लिए क्या बोलना है कि when the concentration of reactant is 1, then the rate of reaction is equals to रेट कांस्टेंट। या इसी बात को बुक में ऐसे लिखा रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। ध्यान रखना है, यानी यूनिट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कर रहे और उस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, उस रेट ऑफ रिएक्शन के वैल्यू को ही रेट कांस्टेंट कहते हैं। ध्यान रखना है, अगर किसी बर्तन में 2 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, नहीं तो क्या उसके लिए रेट कांस्टेंट डिफाइन होगा? नहीं। रेट कांस्टेंट जब भी डिफाइन होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना मेंटेन करना होगा, 1। आप कितना भी बर्तन में आपको रिएक्टेंट दिया रहे, आप उसमें से 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकाल लीजिए, नहीं, और उस रिएक्शन का रेट पता कीजिए कि भाई जब रिएक्टेंट का अमाउंट 1 मोल पर लीटर है, नहीं, उस समय रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ये पता कर लीजिए। जो रेट ऑफ रिएक्शन का मान आएगा वही रेट कांस्टेंट का भी मान होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? दिक्कत है इसमें? चलो, तो यहां से रेट कांस्टेंट का मतलब हम लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का क्या क्या गुण है उस गुण के बारे में पढ़ाया गया है। तो लिखा हुआ है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन। सही बात है भाई। रेट कांस्टेंट क्या है जी? रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। तो अगर किसी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का मान ज्यादा, नहीं, किसी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का मान ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा कोई रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें से 1 मोल पर लीटर हम रिएक्टेंट निकाले, नहीं, हम लोग को जैसे हम इसको एग्जांपल से समझे कि मान लो हमको एक बर्तन दिया हुआ है, एक बर्तन यहां दिया हुआ है, नहीं, इसमें हमारे पास रिएक्टेंट ए और बी है, ए प्लस बी, और यहां पर रिएक्टेंट है सी प्लस डी। हम लोग क्या किए कि यहां पर अभी दिया हुआ है इसका 10 मोल पर लीटर, 10 मोल पर लीटर, यहां भी हम लोग को दिया हुआ है 10 मोल पर लीटर दिया हुआ है। हम इसमें से क्या किए कि इसमें से भी निकाल लिए, इस बर्तन में ए और बी का हम कितना निकाल लिए, 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर हम लोग निकाल लिया। इसमें से भी सी और डी का अलग बर्तन में क्या निकाल लिए, 1 मोल पर लीटर निकाल लिए, 1 मोल पर लीटर निकाल लिए। तो 1 मोल पर लीटर निकाल लिए और इसके रेट कांस्टेंट का वैल्यू K1 आ गया, इसके रेट कांस्टेंट का वैल्यू K2 आ गया। ध्यान रखना है, नहीं तो अगर इसके 1 मोल पर लीटर का वैल्यू K1 का वैल्यू मान लेते हैं ऐसा कि 4 आ गया और इसके K2 का वैल्यू जो था वो हमको 2 आ गया, नहीं तो देखो तो 1 मोल पर लीटर ए प्लस बी लिए हुए हैं, 1 मोल पर लीटर क्या लिए हुए हैं, सी प्लस डी लिए हुए हैं, नहीं तो 1 मोल पर लीटर लिए हुए हैं तो इसके रेट कांस्टेंट का मान 2 आ रहा है, 1 मोल पर लीटर के लिए ही इसके रेट कांस्टेंट का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसके रेट कांस्टेंट का मान ज्यादा है। इसका मतलब हुआ कि इनके बीच का रिएक्शन फास्टर है और इनके बीच का रिएक्शन स्लोअर है। दिक्कत है?
नहीं, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू अगर किसी रिएक्शन का ज्यादा दिया हुआ है तो वो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, और अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू किसी के लिए कम दिया हुआ है तो वो रिएक्शन क्या होगा, स्लोअर होगा। सिंपल सी बात है। अगला पॉइंट पढ़ो, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन चेंजेज विथ टेम्परेचर। ये बोल रहा है कि आपका A प्लस बी है, 1 मोल पर लीटर लिए हुए हैं, अभी रेट कांस्टेंट का मान कितना आया, 4। मान लो इस समय टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। यही आप सेम चीज ले लिए हो, सेम चीज वही है, A प्लस बी है, नहीं कॉन्सेंट्रेशन वही है, 1 मोल पर लीटर ही कॉन्सेंट्रेशन है, सेम सब कुछ है। इसका टेम्परेचर अब 25 से हम कर दिए 35 डिग्री सेल्सियस। कितना कर दिए, 35 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट कांस्टेंट का मान चेक करेंगे तो वो आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, 8। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो सेम रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू चेंज कर जाता है अगर टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तो। ध्यान रखना है, 25 डिग्री सेल्सियस पर इसी के रेट कांस्टेंट का मान 4 था और 35 डिग्री सेल्सियस पर इसी के रेट कांस्टेंट का मान कितना आ गया, 8। यानी रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी बढ़ जाता है। दिक्कत है इसमें? नहीं, तो पहला रेट कांस्टेंट का हम लोग को समझ में आया कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा। नहीं, दो अलग अलग रिएक्शन दिए हुए हैं, दोनों के रेट कांस्टेंट का मान दिया रहे तो जिसके रेट कांस्टेंट का मान ज्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। फिर रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, जिसका टेम्परेचर एक ही रिएक्शन के लिए टेम्परेचर अगर कम है तो रेट कांस्टेंट का मान कम होगा, उसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है। अगले पॉइंट पे आओ, क्या लिख रहा है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा नहीं। क्यों, बोलो क्यों नहीं डिपेंड करेगा? क्योंकि ये डिफाइन है, 1 मोल पर लीटर के लिए डिफाइन है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम A प्लस बी का 50 ले लें, 100 ले लें, नहीं तो क्या रेट कांस्टेंट जो है ये 50 मोल पर लीटर के लिए डिफाइन है, 100 मोल पर लीटर के लिए डिफाइन है? नहीं, ये 1 मोल पर लीटर के लिए डिफाइन है। नहीं, तो क्या रेट कांस्टेंट का वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा? नहीं, ध्यान रखना है। चलिए, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नहीं, ये बोल रहा है कि जो यूनिट है रेट कांस्टेंट का यानी जो K का यूनिट है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। नहीं, तो अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, नहीं और रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या क्या हो सकता है। दिक्कत है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।